Hello everyone, welcome to my channel. And today we are going to learn about chromosomal theory of inheritance and Thomas Hunt Morgan experiment and linkage. Okay, so let's see what is in chromosomal theory of inheritance. So after the discovery of chromosomes, Walter Sutton and Theodore Boveri noted that the behavior of chromosomes was parallel to the behavior of genes and used chromosomal movements to explain Mendel's law. ठीक है, आगे देखते हैं. Sutton and Boveri argued that the pairing and separation of a pair of chromosomes would lead to the segregation of a pair of factors they carried. Sutton united the knowledge of chromosomal segregation with Mendelian principles and called it as the chromosomal theory of inheritance. So, ये chromosomal theory of inheritance कब दिया गया था? 1902 में. ओके, सो आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ क्रोमोसोम क्या हुआ? एक सर्टेन एंड बोवेरी साइंटिस्ट ने उन्होंने क्या किया? क्रोमोसोम के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया, उसका रीड किया. ठीक है, तो उन्होंने क्या देखा कि जो जीन्स का जो बिहेवियर है वो कहीं ना कहीं क्रोमोसोम के बिहेवियर से भी मैच करते हैं. ठीक है, लाइक जिस तरह से मेंडल्स लॉ में कहा गया था कि जीन्स जो हैं वो पेरेंट्स के थ्रू एज इट इज ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफ़र हो सकते हैं, उसी तरह से क्रोमोसोम भी क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर हम जानते हैं. क्रोमोसोम भी सेम उसी स्ट्रक्चर में एज इट इज़ एक पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफ़र हो सकते हैं. ओके, इसका स्टेटमेंट देखते हैं कि क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस का स्टेटमेंट क्या है. The chromosomal theory of inheritance states that the Mendelian factors or genes are located at specific loci on the chromosomes, and it is the chromosomes which segregate and assort independently during meiosis and recombine at the time of fertilization in the zygote. With the emergence of this theory, cytology and genetics converged as cytogenetics. So इसका जो स्टेटमेंट है उसमें सिंपली बस इतना कहा गया है कि जीन्स का जो बिहेवियर है सेम उसी तरह से क्रोमोसोम भी कभी कभी बिहेव करते हैं एज इट इज पेरेंट्स के से वो ऑफस्प्रिंग में चले जाते हैं. स्टेटमेंट में ये दिया हुआ है कि जीन्स जो हैं वो जिस तरह से अलग हो रहे हैं गैमेट फॉर्मेशन के टाइम, उसी तरह से क्रोमोसोम भी एक दूसरे से अलग हो जाते हैं. कब? मियोसिस के टाइम में. ठीक है, गैमेट फॉर्मेशन के टाइम में. अगर ये फादर के क्रोमोसोम्स है, ओके, ये मदर. ठीक है, अब इसका जब गैमेट फॉर्मेशन होगा तब क्या होगा? ये जो क्रोमोसोम्स हैं वो अलग अलग हो जाएंगे. ये यहाँ से ऐसे, ठीक है, लेकिन फिर वो दोबारा रिकम्बाइन कब होंगे? रिकम्बाइन कब होंगे? फर्टिलाइजेशन के टाइम में, गैमेट फॉर्मेशन के टाइम में ये दोबारा ऐसे मदर एंड फादर के क्रोमोसोम्स मिलकर क्या हो जाएंगे? कंबाइंड हो जाएंगे. ठीक है, सो इसमें कुछ भी ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं है. जिस तरह से जीन्स जो है गैमेट फॉर्मेशन में अलग अलग हो जाते हैं, उसी तरह से सिंपली ये है कि गैमेट फॉर्मेशन के टाइम में वो क्या होते हैं? सेग्रीगेट हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं और इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं क्रोमोसोम्स भी, और रिकम्बाइंड हो जाते हैं. रिकम्बाइंड कब होते हैं? एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन इन द जायगोट. ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग है हमारा थॉमस हंट मॉर्गन एक्सपेरिमेंट. ठीक है, थॉमस हंट
Morgan was awarded the Nobel Prize in Physiology or Medicine in 1933. सो इनको नोबेल प्राइज़ भी दिया गया था, किसके लिए? फिजियोलॉजी और मेडिसिन के ऊपर उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए थे। कब? 1933 में। ओके, जिसके लिए उन्हें नोबेल प्राइज़ भी मिला था। The work for which the prize was awarded was completed over the 17-year period to Columbia University, commencing in 1910 with his discovery of the white-eyed mutation in the fruit fly Drosophila. उनको नोबेल प्राइज क्यों दिया गया था? उनको दिया गया था क्योंकि उन्होंने अपना 17 ईयर जो था वो कोलंबिया यूनिवर्सिटी में एक टॉपिक पर उन्होंने स्टडी किया था। वो टॉपिक क्या था? वाइट आइड म्यूटेशन इन द फ्रूट फ्लाई ड्रोसोफिला। उन्होंने स्टडी किया, एक्सपेरिमेंट किया था वाइट आइड फ्रूट फ्लाई ड्रोसोफिला पे, ठीक है। और उसी पे उन्होंने जब स्टडी किया तो उन्होंने एक म्यूटेशन टर्म दिया था। म्यूटेशन उस फ्रूट फ्लाई ड्रोसोफिला में म्यूटेशन हो रहा था, जिसका उन्होंने उसमें जिक्र किया था, ठीक है। हम लोग आगे देखेंगे अभी। Morgan carried out several dihybrid crosses as carried out by Mendel in peas. Okay, so जिस तरह से मेंडल ने पी प्लांट के बहुत सारे कैरेक्टर्स, बहुत सारे ट्रेट्स पर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, क्रॉसेस किए थे, उसी तरह से मॉर्गन ने भी ड्रोसोफिला के बहुत सारे कैरेक्टर को लेकर उन्होंने क्रॉस किया था और एक्सपेरिमेंट किया था, ये देखने के लिए कि वो जीन्स, उन जीन्स के स्टडी के लिए उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया जो जीन सेक्स से लिंक्ड थे, ठीक है। सेक्स ही कैरिड क्रॉसेस इन Drosophila to study the genes that are sex linked. Okay. He observed that when the two genes in a dihybrid cross are located on the same chromosome, the proportion of parental genes combination in the progeny was higher than the non-parental or recombination of genes. उन्होंने जब ड्रोसोफिला पे एक्सपेरिमेंट किया तो उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जब एक क्रोमोसोम में दो जीन्स लोकेट होते हैं, ठीक है, जब एक क्रोमोसोम के अंदर दो जीन्स, बहुत सारे जीन्स लोकेट होते हैं, हमें पता है, लेकिन हम यहाँ पे एग्जांपल ले रहे हैं बस दो जीन्स का, या बहुत सारे आप जीन्स ले सकते हैं इसमें, ठीक है। सपोज ये जीन है आई के लिए, ये ब्राउन कलर है, और ये जीन है हेयर के लिए, और हेयर कलर कैसा है? ब्लैक, ठीक है। तो उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि जब ये जीन्स जो है एक ही क्रोमोसोम में काफ़ी क्लोजली एक दूसरे से सटे होते हैं, तब क्या होता है कि उसका प्रोपोर्शन काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है कि ये जो आई एंड हेयर है वो एज इट इज़ जो है ऑफस्प्रिंग में, उसके बच्चे में भी एज इट इज़ इसी तरह से पास हो जाए। ऐसा नहीं होगा यहाँ पर कि आई कलर ब्राउन कलर, आई कलर जो है वो ब्राउन कलर का ही जीन आया और हेयर कलर जो है वो मदर से, मान लीजिए हेयर कलर ब्लैक था, यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं ग्रे, ठीक है। तो ग्रे, तो ऐसा नहीं है कि मदर का जो ग्रे कलर का जीन है वो इन दोनों के बीच में आ गया, ऐसा नहीं है, ठीक है। उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जब क्रोमोसोम में दो जीन्स प्रेजेंट होते हैं काफ़ी क्लोजली, तो वो एज इट इज़ उसके बच्चे में भी ट्रांसफ़र हो जाते हैं, ठीक है। और ये जब ट्रांसफ़र हो रहे हैं ये एज इट इज़ पूरी तरह से, तो इसे हम क्या बोलेंगे, कैसा कैरेक्टर बोलेंगे? ये पैरेंटल कैरेक्टर है, हम लोग बोलेंगे, है ना, कि ये तो पूरा पैरेंटल जीन से ही ये पूरा पूरा का पूरा ट्रांसफ़र हुआ है। लेकिन इसी जगह सपोज अगर आई कलर जो है वो ब्राउन आता
और इन दोनों के बीच में अगर ये क्लोजली लिंक्ड नहीं होते, थोड़े से दूर दूर होते, ठीक है, तो इसके बीच में ये पॉसिबिलिटी था कि मदर का जो ग्रे कलर का हेयर कलर है वो इस हेयर कलर को रिप्लेस कर दे और इस ऑफस्प्रिंग में क्या आ जाता है, हेयर कलर ग्रे। ठीक है, तो ऐसे कॉम्बिनेशन वाले को, ऐसे जीन्स जो इस तरह से पास होते हैं वेरिएशन के साथ, तो उसको हम लोग बोलते हैं नॉन पेरेंटल जीन के थ्रू वो ट्रांसफ़र हुए हैं, या फिर इसे हम लोग बोलेंगे रिकॉम्बिनेशन। ठीक है, और एज इट इज़ जब वो पास होते हैं तो उसे बोलेंगे पेरेंटल कैरेक्टर, और ये इस तरह के कैरेक्टर क्या बोलेंगे, नॉन पेरेंटल कैरेक्टर या फिर रिकॉम्बिनेशन। ठीक है, सो अब देखते हैं कि उन्होंने आखिर ड्रोसोफिला को ही क्यों अपने एक्सपेरिमेंट के लिए चूज़ किया था। लाइक हमने देखा था पी प्लांट में मॉर्गन सॉरी मेंडल ने क्यों चूज़ किया था, बहुत सारे रीजंस हमने देखे थे, तो इसमें भी हम देखते हैं। It could be grown a simple synthetic medium in laboratory. So ये ड्रोसोफिला जो था, फ्रूट फ्लाई ड्रोसोफिला, वो एक सिंपल मीडियम में भी उसे हम लेबोरेटरी में ग्रो कर सकते थे, इसीलिए इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करना इजी था। द फ्लाई हैज़ अ शॉर्ट लाइफ साइकिल ऑफ अबाउट 2 weeks. सो जैसे हम लोगों ने कहा था कि पी प्लांट के भी जो लाइफ साइकिल होते हैं वो कुछ सेवरल टाइम्स के लिए होते हैं, है ना, तो जितना जल्दी उसका एक सर्कल लाइफ साइकिल ख़त्म होगा उतना ही हमारा एक्सपेरिमेंट जल्दी होगा। ठीक है, सो यहाँ पे तो फ्रूट फ्लाई का जो लाइफ साइकिल था वो तो 2 weeks का ही है, तो 2 weeks में उन्हें क्या मिल रहा था, हम एक एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट मिल जा रहा था। दूसरे वीक में उन्होंने दूसरे कैरेक्टर्स के बीच में ड्रोसोफिला के दूसरे कैरेक्टर्स के बीच में एक्सपेरिमेंट किया, तो उनका रिजल्ट भी उनको 2 weeks में मिल जा रहा था। ठीक है, सो नेक्स्ट इज अ सिंगल मैटिंग प्रोड्यूस hundreds of offspring. सो एक सिंगल मेट भी क्या कर रहा था, जो ड्रोसोफिला थे वो कितने ऑफस्प्रिंग दे रहे थे, हंड्रेड्स ऑफ ऑफस्प्रिंग्स वो प्रोड्यूस कर रहे थे एक सिंगल मीटिंग में। ठीक है, females are easily distinguishable from the males by the larger body size and presence of ovipositor. ठीक है, सो ओविपोस्टर क्या है, एग लाइंग स्ट्रक्चर। सो इजीली फीमेल को उसके बॉडी साइज से एंड एग लाइंग स्ट्रक्चर जो है उसे देखकर वो इजीली उसे पहचाना जा सकता था। ठीक है, it has many types of heredity variation that can be seen with low power microscope. सो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि बहुत ही इजी था उस ड्रोसोफिला में एक्सपेरिमेंट करना उनके लिए, क्योंकि वो इजीली फर्स्ट इज क्या है, लेबोरेटरी में ग्रो हो जा रहे थे, दूसरा तो ये था कि शॉर्ट लाइफ साइकिल था उनका। ठीक है, तीसरा हो रहा था कि सिंगल मैटिंग में ही वो 100 ऑफ ऑफस्प्रिंग दे रहे थे, बहुत सारे ऑफस्प्रिंग आ जा रहे थे। एंड फोर्थ तो ये था कि फीमेल को इजीली उसमें हम लोग डिस्टिंग्विशेबल कर सकते थे, उसको उसका पहचान किया जा सकता था। ठीक है, एंड नेक्स्ट क्या था कि उसका जो भी एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट्स थे उसको वो क्या कर सकते थे, लो पावर माइक्रोस्कोप में भी देख सकते थे, उसके लिए किसी स्पेशल माइक्रोस्कोप की या हाई पावर माइक्रोस्कोप की ज़रूरत नहीं होती थी। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं कि उन्होंने किस तरह से क्रॉसेस कराए थे ड्रोसोफिला पे। डाईहाइब्रिड क्रॉस कंडक्टेड बाय मॉर्गन। सो यहाँ पे सिंपली हम लोग ज़्यादा एक्सप्लेन यहाँ पे नहीं किया है मैंने, बस सिंपली इतना आप जान लीजिए कि उन्होंने क्या किया था, फीमेल एंड मेल के बीच में क्रॉस कराया। फीमेल में उन्होंने कैसा कैरेक्टर लिया था वो देखते हैं, उन्होंने लिया था येलो बॉडी और वाइट आइड। येलो बॉडी वाइट आइड फीमेल उन्होंने लिया था, और मेल कैसे लिया था, ब्राउन बॉडी रेड आइड। सो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि मॉर्गन ने कौन कौन से कैरेक्टर को लेके डाईहाइब्रिड क्रॉस किया था, बॉडी कलर और आई कलर। ओके, सो फीमेल का येलो बॉडी वाइट आइड एंड मेल का ब्राउन बॉडी रेड आइड। यहाँ पे मैंने प्लस इसलिए लिखा है यहाँ पे दिखाने के लिए कि जो एक्सपेरिमेंट थे उसमें डोमिनेंट वाला क्या है, मेल था। मेल का जो ब्राउन बॉडी रेड आइड था वो डोमिनेंट है, इसलिए मैंने यहाँ पे प्लस लिखा है।
सो यहाँ पे डायरेक्टली हम यहाँ पे रिजल्ट पे जाते हैं कि उन्होंने रिजल्ट क्या मिला था उनको। जब उन्होंने क्रॉस कराया फीमेल येलो बॉडी वाइट आइड और मेल बॉडी का ब्राउन बॉडी और रेड आइड, तो उनको जो भी फर्स्ट जनरेशन जो था, ठीक है, फर्स्ट जनरेशन जो था उनको मिला क्या, ऑल ब्राउन बॉडी एंड रेड आइड। मीन्स ये जो मेल का जो कैरेक्टर था, फर्स्ट जनरेशन में जितने भी ऑफस्प्रिंग मिले उनको, वो ज़्यादातर किससे मैच हुए, मेल से मैच हुए। सारे जो थे वो क्या थे, ब्राउन बॉडी एंड रेड आइड। ओके, एंड जब सेकेंड जनरेशन जब आया तो उन्होंने क्या देखा कि मैक्सिमम जो है 98.7% पैरेंटल थे और 1.3% रिकॉम्बिनेंट। सो पैरेंटल किसे बोलेंगे, जब लाइक सपोज ये समझिए कि फर्स्ट जनरेशन जो था वो पूरा ब्राउन बॉडी रेड आइड आ गया, ठीक है, तो सेकेंड जनरेशन जो है क्या बोल रहा है, 98.7% पैरेंटल। पैरेंटल मैंने क्या बोला था, जब क्रोमोसोम के अंदर जो जीन्स है वो एज इट इज ट्रांसफर हो जाते हैं, तो मतलब कि ये जो मेल का जो ये डोमिनेंट है ना, ये जो डोमिनेंट है, इस मेल के एक क्रोमोसोम में जो जीन्स थे वो एज इट इज ट्रांसफर हो जा रहे थे। तो मतलब सेकेंड जनरेशन में भी क्या हो रहा था कि मैक्सिमम 98.7% क्या थे, पेरेंटल जो थे, मतलब डोमिनेंट वाले ही ट्रांसफर हो जा रहे थे मैक्सिमम। तो 98.7% कैसे थे, ब्राउन बॉडी रेड आइड, और 1.3% क्या थे, रिकॉम्बिनेंट। रिकॉम्बिनेंट का मतलब क्या मैंने बोला था, जब मेल एंड फीमेल के क्रोमोसोम्स के जीन्स जो हैं आपस में क्रॉस कर जाते हैं और वो वेरिएशन लाते हैं थोड़ा सा, मैंने अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला था, है ना, मैं दिखाई थी उसमें। तो यहाँ पे क्या मिला, फर्स्ट जनरेशन ऑल बॉडी इज ब्राउन एंड रेड आइड, और सेकेंड जनरेशन में भी क्या हो गया, 98.7% पैरेंटल ही आया, मतलब एक पेरेंट के ही क्रोमोसोम्स के अंदर जो जीन थे वो एज इट इज पास हो गए, और 1.3% ही ऐसे थे जो रिकॉम्बिनेंट थे, ठीक है। यहाँ पे हम रिजल्ट देखेंगे कि उन्होंने क्या, ये जो रिजल्ट मिला था, रिजल्ट मिलने के बाद उन्होंने क्या कंक्लूजन निकाला वो देखते हैं। In both crosses, he found that the ratio obtained is not similar to the Mendel's ratio of dihybrid cross, that is 9:3:3:1 in F2 generation. Okay, so उन्होंने क्या देखा कि मेंडल एक्सपेरिमेंट में जो उन्होंने पी प्लांट पे उन्होंने किया था एक्सपेरिमेंट, उसको जो रेशियो मिला था, फिनोटिपिक रेशियो 9:3:3:1 का, वो इस एक्सपेरिमेंट में, मॉर्गन के ड्रोसोफिला के एक्सपेरिमेंट में बिल्कुल डिफर था। क्योंकि 98.7% तो पैरेंटल ही आ जा रहे थे, एज इट इज वैसे ही आ जा रहे थे, लेकिन यहाँ पे कुछ अलग था। Next is Mendel's law of independent assortment was not taking place in this case. Okay, from, यहाँ पे मैंने गलती से form लिखा है, यहाँ होगा from. From this Morgan got the idea linkage. So यहाँ पे जो मेंडल्स का जो एक लॉ था इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में हमने क्या देखा था कि गैमेट्स जो है वो इंडिपेंडेंटली सेपरेट हो जाते हैं, वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं होते हैं। ओके, लेकिन यहाँ पे इस जो थॉमस मॉर्गन का जो एक्सपेरिमेंट था, वहाँ पे ये लॉ जो था वो बिल्कुल ही अप्लाई नहीं हो रहा था, क्योंकि यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, उन्होंने एक टर्म पाया लिंकेज का। क्योंकि क्या हो रहा है यहाँ पे, जो गैमेट्स हैं, जो जीन्स हैं, वो अलग ही नहीं हो रहे हैं, वो क्या हो रहे हैं, वो एज इट इज पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में एज इट इज ही बिल्कुल उसी तरह से ट्रांसफर हो जा रहे हैं। तो ये क्यों हो रहा था, क्योंकि वो जीन्स जो थे वो लिंक्ड थे, एक दूसरे से अटैच्ड थे एक ही जगह, है ना, तो उसी से उनको आइडिया आया लिंकेज का। सो व्हाट इज लिंकेज, लिंकेज जीन्स आर दो जीन्स विच आर प्रेजेंट ऑन सेम क्रोमोसोम। ओके, हमने अभी बोला एक ही क्रोमोसोम में जो जीन्स है वो लिंक्ड रहते हैं, दे डू नॉट शो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ओके, नेक्स्ट हेडिंग इज linkage and recombination. According to Morgan, there is a physical
association between the genes of same chromosomes, and he coined this linkage. Due to linkage, parental type appears in offspring in majority because parental gene combination was very much higher than the non-parental gene combination, and those who are non-parental are called recombinant type. ये मैंने अभी कुछ देर पहले ही डिस्कस किया था, है ना, कि कुछ ऐसा फिजिकल एसोसिएशन होता है जीन्स के बीच में जिसकी वजह से एक ही क्रोमोसोम्स के जो जीन्स प्रेजेंट होते हैं वो एक दूसरे से कभी कभी क्या होता है, लिंक्ड होते हैं और इतने लिंक्ड हो जाते हैं कोई कोई कि वो एज इट इज बिल्कुल उसी तरह से जैसे वो पेरेंट्स में प्रेजेंट है, पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में भी सेम टू सेम वैसे ही ट्रांसफर हो जाते हैं, जिसे लिंकेज बोला गया था। और उसी की जगह कभी कभी क्या होता है, जीन्स जो है उसमें वेरिएशन आ जाता है, क्योंकि दो जीन्स के बीच में, जैसे मदर एंड फादर के जीन्स है, ठीक है, यहाँ पे फादर के जीन है आई कलर, हेयर कलर, ठीक है, आई कलर तो फादर का सेम टू सेम गया, लेकिन हेयर कलर क्या होगा, उसके बीच में थोड़ा सा लिंकेज जो है थोड़ा सा लूज है, तो जिसकी वजह से मदर के जो हेयर कलर का जो जीन है वो इसमें क्रॉस करके अटैच हो सकता है। तो ऐसे टाइम में क्या होगा, उसे बोलेंगे रिकॉम्बिनेंट टाइप या फिर नॉन पैरेंटल कैरेक्टर बोल सकते हैं उसको, ठीक है। डेफिनेशन ऑफ लिंकेज हमने अभी देख लिया है इधर कि लिंकेज है क्या। यहाँ पे देखते हैं टाइप्स ऑफ लिंकेज। फर्स्ट इज कंप्लीट लिंकेज, the genes closely located in the chromosome so complete linkage as they have no change of separating by crossing over and are always transmitted together to the same gametes and the same offspring, है ना। अभी मैंने हम लोग ये डिस्कस अभी बातों बातों में ही हमने कर लिया है कि जो कंप्लीट जीन है, कंप्लीट लिंकेज है, वो क्या है, लिंकेज का मतलब क्या हो गया, जब क्रोमोसोम के बीच में, लिंकेज क्या है, क्रोमोसोम की, क्रोमोसोम के अंदर जो जीन्स है, ठीक है, ये जीन्स जो है जब आपस में क्लोजली, ठीक है, यहाँ देख रहे हैं दूरियां बहुत कम है, क्लोजली लिंक्ड होते हैं जब, तो ये जीन्स जो है ये एज इट इज बिल्कुल इसी तरह से ही ऑफस्प्रिंग में भी ट्रांसफर हो जाएंगे। मतलब ये कैरेक्टर जो पेरेंट में बिल्कुल साफ साफ दिखाई देता है, सेम उसी तरह से उसके बच्चे में भी उसी तरह के कैरेक्टर रहेंगे, ठीक है। ये है कंप्लीट लिंकेज, कंप्लीट लिंकेज जहाँ पर जीन्स जो है वो क्लोजली लिंक्ड रहेंगे एक दूसरे से, ठीक है, और बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से वो पेरेंट्स में प्रेजेंट है उसी तरह से वो ऑफस्प्रिंग में भी ट्रांसफर हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है इनकम्प्लीट लिंकेज। इनकम्प्लीट लिंकेज बिल्कुल कंप्लीट लिंकेज का ऑपोजिट हो जाएगा। कैसे कंप्लीट लिंकेज हम लोग किसे बोल रहे हैं, जब दो जीन्स आपस में बिल्कुल क्लोजली लिंक्ड हो रहे हैं, लेकिन जब जीन्स जो है क्रोमोसोम में दूर दूर रहेंगे, ठीक है, लूजली पैक्ड रहेंगे, उनमें थोड़ा डिस्टेंस रहेगा, तो ऐसे में क्या हो सकता है, ये है फादर का, ये मदर का है मान लो, ओके, तो ऐसे में क्या हो सकता है कि इन दोनों जीन्स के बीच में जब ये कंबाइंड होंगे, जब ये फर्टिलाइजेशन के टाइम रिकम्बाइंड होंगे ये क्रोमोसोम्स, तो ये आपस में मिलकर क्या हो सकता है, जब ये लूजली पैक्ड रहेंगे, एक दूसरे से लिंक्ड ज़्यादा नहीं रहेंगे, तो क्या हो सकता है, इस जीन और इस जीन के बीच में मदर का एक जीन यहाँ पर ट्रांसफ़र हो सकता है। तो ऐसे में क्या होगा, इनकम्प्लीट लिंकेज क्या शो करेगा, नॉन पैरेंटल टाइप शो करेगा, है ना, रिकॉम्बिनेंट शो करेगा, ठीक है। सो कंप्लीट लिंकेज क्या हो गया, जहाँ पे जीन्स क्लोजली लिंक्ड होते हैं, ठीक है, एज इट इज प्रेजेंट हो पास हो जाते हैं, ट्रांसमिट हो जाते हैं। और इनकम्प्लीट लिंकेज जो है जो जिसमें जीन्स जो है डिस्टिंग, यहाँ पे लिखा है मैंने, डिस्टेंटली लोकेटेड होते हैं, दूर दूर हो सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर
जो मैंने लिंकेज के बारे में आपको बताया, होप कि आपको ये समझ में आ गया हो। और प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड if you have any problem and any question about in this chapter, so please comment. Okay, thank you.